बीएससी फाइनल ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट जो आपकी फर्स्ट थी, उसमें फर्स्ट पार्ट था इसका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स थे। बी पार्ट वो कंप्लीट करवाया था इससे पहले। बी पार्ट था इसके अंदर फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स एक्सेप्ट्स, पहलू है हिंदी में इसका नाम है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एक्सेप्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। संक्रमण धातुओं के संकुलों के उष्मागतिकीय और गतिकीय जो पहलू है वो यहाँ पढ़ने हैं। मतलब कि इस वाले लेसन में आपको क्या पढ़ना है, इस लेसन में आपको पढ़ना है कि जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स है, मेटल कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी यानी उष्मागतिकी स्थायित्व और काइनेटिक स्टेबिलिटी यानी गतिकी स्थायित्व क्या होता है। तो कोई भी जो आपका मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, धातु संकुल होता है, वो धातु संकुल दो प्रकार से स्थायी हो सकता है। पहला वो स्थायी हो सकता है थर्मोडायनेमिक के बेस पे यानी उष्मागतिकी स्थायित्व थर्मोडायनेमिक से स्टेबिलिटी, और दूसरा वो स्थायी हो सकता है यहाँ पे काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी हिंदी में इसको हम क्या बोल देंगे, ठीक है। फर्स्ट रहेगी इसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, सेकंड में आएगा गतिकी स्थायित्व, ठीक है। ये है आपका उष्मागतिकी स्थायित्व और ये रहेगा सिर्फ गतिकी स्थायित्व, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स है, कोई भी संक्रमण धातु का संकुल है, वो उष्मागतिकी रूप से स्थायी है। इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो हुआ है जब वो मेटल और लिगेंड से मिलके बना है, तब उस संकुल की जो एंथैल्पी होती है डेल्टा, ठीक है, उस एंथैल्पी का मान यदि नेगेटिव में आता है, इसका मतलब वो संकुल क्या है, उष्मागतिकी की दृष्टि से स्थायी है। यदि इसके डेल्टा का मान पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो संकुल उष्मागतिकी की दृष्टि से क्या है, अस्थायी है। जितना ज्यादा नेगेटिव में मान आता जाएगा, उतना ही ज्यादा उस संकुल का उष्मागतिकीय स्थायित्व बढ़ता जाता है, ठीक है। तो कोई भी संकुल यौगिक है धातु से बना हुआ, उसके दो प्रकार के स्थायित्व होते हैं। एक तो होता है उसमें उष्मागतिकीय स्थायित्व है, सेकेंड रहेगा गतिकीय स्थायित्व है। उष्मागतिकीय स्थायित्व में हम बताते हैं कि वो संकुल जब मेटल और लिगेंड से मिलकर बनता है, ये संकुल ऐसे लिखते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स किससे मिलके बना है, मेटल प्लस में लिगेंड से मिलके बना है। ये जो संकुल जब बना, ये जो रिएक्शन हुई है, इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन की कुछ ना कुछ डेलेच होगी। इस डेलेच को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी बोल रहे हैं। ये जो एंथैल्पी है, उस एंथैल्पी का मान जितना ज्यादा नेगेटिव में आता है, बनने वाला संकुल है वो उष्मागतिकी की दृष्टि से उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। यदि ये डेल्टा का मान किस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, तो बनने वाला संकुल उष्मागतिकी की दृष्टि से स्थायी होगा। इसका कोई रोल नहीं गतिकी वाले का, उष्मागतिकी की दृष्टि से क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। नेगेटिव में जितना ज्यादा मान बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा स्थायित्व बढ़ता जाएगा, और पॉजिटिव में जितनी वैल्यू बढ़ती जाती है, उतना ही इसमें स्थायित्व है वो कम होता जाता है। अब देखिए इसमें डेल्टा किस प्रकार से है अपने, तो डेल्टा के लिए हम बात करें, डेल्टा इक्वल में होती है, तो हम लिखेंगे डेल्टा होती है प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस में रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब प्रोडक्ट ये है, इसकी एंथैल्पी है, यानी कि जब इन मेटल और लिगेंड से मिलकर के, ये रिएक्टेंट है यहाँ पे, इनसे मिलकर के जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका, तो यदि यहाँ पे हम बोलेंगे एक प्रकार की क्या है, कौन सी रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे एक प्रकार की एक्सोथर्मिक या उष्माशोषी रिएक्शन है। उष्माक्षेपी प्रोसेस है ये। उष्माक्षेपी इसका मतलब ये आपस में मिलकर जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उष्मा बाहर निकलती है। उष्मा जब बाहर निकल जाएगी तो बनने वाले संकुल की उष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी कम है, एचपी कम है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट की कंपैरिजन में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यहाँ पे मेटल और लिगेंड है, इनकी हीट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कम वाली वैल्यू में से ज्यादा वाली वैल्यू घटाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू किसमें आती है, नेगेटिव में आती है। जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस से बनने वाले जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सारे के सारे हम सभी के लिए एंथैल्पी में चेंज किस में आएगा, नेगेटिव में। और नेगेटिव आते हैं इसका मतलब वो क्या होता है, मोर स्टेबल या अधिक स्थायी होता है। मोर स्टेबल रहेगा, ये अधिक स्थायी है।
और पॉजिटिव में आता है इसका मतलब वो लेस स्टेबल है, यानी कि वो वहाँ पे कम स्थायी माना जाएगा। ये होता है उसका ऊष्मागतिकी स्थायित्व। ठीक है, आगे फिर से पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी स्थायित्व को। एक बार नॉर्मल ऐसे लिखा जाएगा, इसको देखो। उसके बाद में देखेंगे सेकंड, हम देखेंगे इसमें काइनेटिक स्टेबिलिटी, यानी कि गति की जो स्थायित्व है वो क्या होता है इसके अंदर। तो गति की स्थायित्व का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि कोई भी संकुल है वो कितनी आसानी से रिएक्शन कर लेता है, आगे किसी भी रिएक्शन में कितनी आसानी से पार्टिसिपेट कर लेता है। यदि कोई भी दो संकुल है, जैसे तो ये बन गया MLN डैश लगा धातु यहाँ पे, और ये नॉर्मल धातु है, धातु अलग अलग है इसका मतलब यहाँ पे इसने क्या किया, रिएक्शन कर ली, कोई प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बना। यहाँ पे रिएक्शन हुई है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई। रिएक्शन हो गई इसका मतलब ये कम स्थायी है, इससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन होने के बाद में। कम स्थायी था, आसानी से टूट गया। आसानी से टूट गया इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि जिस कॉम्प्लेक्स में आगे रिएक्शन होती है वो मोर रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव ज्यादा है, टूट गया प्रोडक्ट्स में, यानी इसका स्थायित्व कम है। तो इसमें हम लिखेंगे लेस स्टेबिलिटी, यानी इसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। अब इसकी बात की जाए तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये संकुल इसने कोई रिएक्शन नहीं करी, इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता कम है। क्रियाशीलता जिसकी कम है यानी ये इसी रूप में बना रहेगा, आगे ये वियोजित नहीं होगा, इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या है, ज्यादा है। हम लिखेंगे मोर स्टेबल है। ये किस दृष्टि से है, गति की दृष्टि से या काइनेटिक्स की दृष्टि से ये क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। कोई रिएक्शन नहीं करी, इसका मतलब ये क्या है, लेस रिएक्टिव है या कम क्रियाशील है। तो काइनेटिक जो स्टेबिलिटी होती है, गति की स्थायित्व किसी भी संकुल की, उसका मतलब ये है कि वो कितनी आसानी से रिएक्शन कर लेता है। वो जितनी आसानी से रिएक्शन कर लेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। जो आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाता है वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ऐसा होता है काइनेटिक की दृष्टि से। दोनों प्रकार के स्थायित्व समझ लिए। ऊष्मागतिकी का मतलब है इसके लिए एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव में। और काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि इसमें जो रिएक्शन आपका कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्टिव या फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तब तो वो है नॉन स्टेबल, और रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है तब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब दो प्रकार के स्थायित्व, अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी कि अभी जरूरी नहीं है कि ऊष्मागति की दृष्टि से स्थायी संकुल है वो इसमें गति की दृष्टि से स्थायी हो, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है इसकी यहाँ वो स्थायी नहीं है लेकिन यहाँ स्थायित्व प्रदर्शित कर रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ स्थायी है लेकिन यहाँ स्थायित्व प्रदर्शित नहीं कर रहा है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि ऊष्मागति के रूप से स्थायी जो संकुल होता है वो गति की दृष्टि से स्थायी हो, और गति की दृष्टि से स्थायी जो संकुल है वो ऊष्मागति की दृष्टि से स्थायी हो, ऐसा होना जरूरी नहीं होता है। अब इस एग्जाम्पल बढ़ेंगे कुछ के द्वारा। उस एग्जाम्पल में ये बढ़ेंगे हम कि तीन संकुल लेंगे, हम तीनों संकुल ऊष्मागति की दृष्टि से लगभग समान स्थायित्व है तीनों का, लेकिन गति की दृष्टि से तीनों का स्थायित्व क्या है, वो अलग अलग है। अगर एक दूसरे से रिलेटेड होते तो ऊष्मागति की दृष्टि से जो समान स्थायित्व वाले संकुल है वो गति की दृष्टि से भी समान स्थायित्व वाले होंगे। लेकिन एग्जाम्पल हम जो अभी पढ़ेंगे उसके अंदर तीन संकुल ऐसे लेंगे जो ऊष्मागति की दृष्टि से तो लगभग समान स्थायी है, लेकिन गति की दृष्टि से उनके स्थायित्व में बहुत ज्यादा अंतर है, वो आपको मिलेगा। तो देखिए इसी के अंदर आपका एक 5 ईयर में क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल रिपीट होता है छोटे नंबर में, लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी इसी के अंदर क्लियर हो जाएगा, इसी वाले के अंदर। क्वेश्चन के रूप में लिख लो चाहिए आप इसको, लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ लेबाइल का मतलब हम एक प्रकार से एक्टिव भी मान सकते हैं इसको, ये एक्टिव है। एक्टिव को हिंदी में बोला जाए तो सक्रिय बोल सकते हैं, एक नाम और भी है इसका, उसमें हम इसको चंचल बोल सकते हैं। इनर्ट को हम नॉन एक्टिव बोल सकते हैं, नॉन रिएक्टिव बोल दो, यानी कि ये क्या है, असक्रिय, असक्रिय संकुल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, असक्रिय अक्रिय कुछ भी बोलिए, सक्रिय है, चंचल इसी का नाम। अब देखिए इसमें लिखा ना जो आसानी से क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं करेगा वो असक्रिय होगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा।
जो आसानी से क्रिया कर लेता है वो कौन सा होगा, एक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब जो आसानी से क्रिया कर लेता है वो एक्टिव। लेबाइल भी वही होगा, वे संकुल जो आसानी से किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं या जिनका आसानी से जिनका वियोजन हो जाता है वे लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। जबकि वे संकुल जो आसानी से वियोजित नहीं हो पाते होंगे, ये भी होंगे वियोजित, ये भी, दोनों भी रिएक्शन होगी। जिसमें आसानी से रिएक्शन हो जाती है वो होंगे लेबाइल, एक्टिव, सक्रिय या चंचल संकुल कहलाएंगे। और जिनमें आसानी से रिएक्शन नहीं होती है वो क्या कहलाएंगे, असक्रिय या इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल अपने को 3 दिए हुए हैं, 3 एग्जाम्पल की हेल्प से हम यही पढ़ेंगे कि इनर्ट कौन सा है इसमें से और लेबाइल वाला कौन सा है। देखिए 3 एग्जाम्पल आपको दिए हुए। सबसे पहला है NiCN4 -2। दूसरा संकुल दिया हुआ है मैग्नीज CN6 -3। तीसरा दिया हुआ है क्रोमियम CN6 नेगेटिव। ये 3 संकुल दिए। अभी बोला ये तीनों ही संकुल है वो उष्मागति की दृष्टि से समान स्थायी है, यानी थर्मोडायनेमिकली या उष्मागति की दृष्टि से स्टेबल है, पर्याप्त स्थायित्व है इन तीनों का। लेकिन गति की दृष्टि से इनके स्थायित्व में पर्याप्त अंतर है। गति की दृष्टि से जो इनके स्थायित्व में अंतर है उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों ही संकुलों की रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाएंगे तभी ये पता चलेगा कि कौन सा जो संकुल है वो आसानी से रिएक्शन कर लेता है और कौन सा जो संकुल है वो आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाता है। देखिए इन तीनों की रिएक्शन, तीनों में ही साइनाइड लिगेंड है। तीनों संकुलों की रासायनिक अभिक्रिया हम साइनाइड लिगेंड से ही करवाएंगे, लेकिन उसमें जो कार्बन होगा वो रेडियो एक्टिव कार्बन, इस कार्बन से अलग होगा। वो होगा यहाँ पे रेडियो एक्टिव कार्बन। रेडियो एक्टिव तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ पे स्टार लगा देंगे। 4 है तो इसकी रिएक्शन 4 से करवाई जाएगी। इसमें 6 लिगेंड है तो रिएक्शन 6 से करवा देंगे। इसमें भी 6 तो रिएक्शन किसने करवाएगी, 6 से। इसका जो प्रोडक्ट बना है ना वो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे NiCN4 प्लस में 4CN MnCN6 प्लस में 6CN। यानी कि ये जो साइनाइड लिगेंड है ना उनको ये वाला जो साइनाइड है वो क्या कर रिप्लेस कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। ये इसके अंदर जाएंगे, ये यहाँ से बाहर निकले जाएंगे। सेम यही प्रोसेस इसमें हो रही है, ये अंदर जाते हैं और ये वाले बाहर निकल जाते हैं। तीसरा बनेगा क्रोमियम CN6 प्लस में 6CN। सॉरी यहाँ पे चलता हूँ -2 -3 और माइनस का 3। ये तीनों कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने इस प्रकार से रिएक्शन है वो कर ली है। अब हम इसकी हाफ लाइफ देखें। लेकिन तीनों की हाफ लाइफ लिखनी है अपने को। इसकी है 30 सेकेंड, इसकी है 2 आवर और इसकी लिखी हुई आपकी 24 डेज या 24 दिन। अब आप सबसे पहले तो इसमें ये बताएंगे कि इसमें हाफ लाइफ है वो होती क्या, 2 आवर की जगह इसमें 1 आवर हाफ लाइफ होती क्या, सबसे पहले तो वो देखें। ये जो संकुल है इसकी प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए ए है। तीनों की बात करें, तीनों की प्रारंभिक सांद्रता ए है। कितने समय बाद इनकी आधी मात्रा है वो विघटित हो जाती है। कितने समय बाद इन संकुलों की प्रारंभिक सांद्रता जो ए ली है हमने, कितने टाइम बाद ये आधी रह जाएगी, यानी आधी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, आधी रिएक्टेंट की फॉर्म में हो जाएगी। वो जो समय है वो इनका हाफ लाइफ या अर्धायु कहलाती है। ठीक है, तो संकुल यौगिकों के आधा प्रारंभिक सांद्रता से आधा विघटित होने में लगने वाला समय उसकी अर्ध आयु या हाफ लाइफ कहलाती है। ये इन तीनों की दी हुई है। तो आप देख लो 30 सेकंड में ये आधा विघटित हो जाएगा। कितनी 30 सेकंड थोड़ा सा टाइम होता है ना, 30 सेकंड में ये आधा विघटित हो जाएगा। बचा वो आधा वो भी जल्दी हो जाएगा ना, हाफ लाइफ भी 30 सेकंड है। पहले जितना है 100% है, मान लीजिए शुरू में 100% है। 30 सेकंड बाद में 50 बचेगा, फिर 30 सेकंड बाद में 50 पूरा कंप्लीट हो गया। इसका आधा कितना होगा, 25 होगा। फिर आगे 30 सेकंड में इसका आधा कितना होगा, 20, ये 12.5। इस प्रकार से आगे चलेगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा।
तो ये आसानी से विघटित हो रहे हैं। इसका आधी मात्रा विघटित होने में 1 घंटा लग रहा है, तो पूरी मात्रा विघटित होने में इससे क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। सबसे लास्ट वाला जो क्रोमियम का संकुल है उसकी आधी मात्रा विघटित होने में, अकेले आधी मात्रा विघटित होने में 24 दिन लग रहे हैं, तो पूरी मात्रा विघटित होने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे कम है। ये बीच का है इन दोनों के, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जो आसानी से विघटित हो जाता है, जो आसानी से क्रिया कर लेता है, वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकुल या चंचल संकुल कहलाते हैं। जबकि वे संकुल जिनकी क्रियाशीलता कम होती है, जो अपनी आधी मात्रा विघटित होने में ये 24 दिन लगा रहा है, तो हम कहेंगे इसके अंदर कि इसकी रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी कम होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, इनर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कहा जाएगा। ये दोनों के बीच का है, मीडिएटर का है, ये इसमें भी आता है, उस कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, ये रहेगा इसमें लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखें, ये हो गया इसमें लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लेबाइल की डेफिनेशन में लिख देंगे, वे संकुल जो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिनका स्थायित्व कम होता है, जो आसानी से क्रिया कर लेते हैं कम समय में, वो सारे के सारे यहाँ पे लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। जबकि वे संकुल जो आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, जिनका स्थायित्व अधिक होता है और जो कंप्लीटली डिसोशिएट या विघटित होने में अधिक समय लेते हैं, जिनकी वियोजन की मात्रा कम होती है, वे क्या कहलाएंगे यहाँ पे, इनर्ट कॉम्प्लेक्स या अक्रिय संकुल कहलाते हैं। असक्रिय बोल सकते हैं इसको हम, अक्रिय संकुल भी बोल सकते हैं। उसके बाद आगे देखें इसमें क्या है, हमने इसमें देख लिया ना कि तीनों संकुलों हैं, उनका उष्मागति की स्थायित्व समान था, लेकिन गति की दृष्टि से तीनों का स्थायित्व क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। उसके बाद में देखें इसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखनी है अपने को, उसके बाद काइनेटिक देखनी है, अलग से आएगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। thermodynamic stability of उष्मागति की स्थायित्व देखना है अपने को धातु संकुलों का। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे, इसमें एक लिगेंड है मेटल M और N लिगेंड है, आपस में जुड़े, इन्होंने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसको हम बोलेंगे MLN संकुल। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वो क्या प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोसेस हुई है उसमें जो संकुल बना है, इस संकुल का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, जिसको हम बीटा N बोलेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, एक प्रकार से बीटा N ही क्या है यहाँ पे, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है उसके लिए क्या कहलाएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी इसी को बोलेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्यावस्था स्थिरांक भी इसी को बोलेंगे। और एक क्या रहेगा इसमें, फॉर्मेशन कांस्टेंट या निर्माण स्थिरांक भी इसी को बोलेंगे। जो बीटा एन यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो इस संकुल का स्थायित्व स्थिरांक भी कहलाता है, ये जो इक्विलिब्रियम है इसका साम्यावस्था स्थिरांक भी कहलाता है, ये जो संकुल का निर्माण हुआ है तो ये निर्माण स्थिरांक भी कहलाता है। किसके इक्वल होगा ये, तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी, तो प्रोडक्ट आपका ये है और रिएक्टेंट है वो ये वाला है, इसको लिखा जाएगा तो ये बनेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और यहाँ पे आ जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये बन गई इसमें 1 नंबर से लिखा। आगे समझ में, अभी वाला देख लेना आप एक साइड में, तीनों के नाम हो गया स्थायित्व स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक और निर्माण स्थिरांक, यानी फॉर्मेशन कांस्टेंट, तीनों के तीनों नाम है वो यहाँ पे इस बीटा एन के लिखे गए। उसमें बोल रहे हैं कि ये किसी भी ये जो प्रोसेस हुई है उसमें मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन किसके, ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसमें परिवर्तन है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, डेल लगा देंगे।
मानक अवस्था स्टैंडर्ड कंडीशन में बाद इसके ऊपर क्या लगा देंगे, लोड लगा देंगे। एक सामान्य कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसके लिए उसकी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है वो माइनस में 2.303 RT log के इसके इक्वल रहेगा। किसी भी सामान्य, यहाँ पे लिख सकते हो, किसी भी सामान्य रिएक्शन या सामान्य प्रोसेस के लिए उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन माइनस में 2.303 RT log के इक्वल यहाँ पे लिखा देंगे। और इस अभिक्रिया के लिए जब हमें लिखना हो तो इसको हम दोनों में करेंगे। इस अभिक्रिया के लिए जो प्रोसेस यहाँ पे लिए, इसके लिए तो सामान्य किसी के लिए लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए लिखना हो तो डेल जी नोट इक्वल में माइनस में 2.303 RT log, ये यहाँ पे साम्यावस्था स्थिरांक है। इस सामान्य कोई भी अभिक्रिया हो उसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हमें इस रिएक्शन या इस प्रोसेस का देखना तो इसका साम्यावस्था स्थिरांक इसको बोल गए हम, यही साम्यावस्था स्थिरांक है, यही यहाँ पे स्थायित्व स्थिरांक और यही यहाँ पे निर्माण स्थिरांक है। तो के की जगह हम बीटा एन भी लिख सकते हैं। ये हो गई इसमें बीटा एन समीकरण नंबर 3। अब ये बोला है कोई भी एक सामान्य अभिक्रिया होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है डेल जी नोट, थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग ये डेल एच नोट माइनस में टी डेल एस नोट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। डेल जी नोट इक्वल में डेल एच नोट माइनस में टी डेल एस के इक्वल रहेगा। ये बनेगी आपकी समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 3 भी डेल जी नोट के इक्वल है इसी रिएक्शन के लिए, समीकरण नंबर 4 भी इसी के इक्वल है। दोनों इक्वेशन डेल जी नोट के इक्वल है, तो इसके इस साइड वाले पार्ट भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम कंपेरिजन कर लें इसके, यहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण नंबर 3 और 4 की कंपेरिजन करेंगे तो इसके इक्वल क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको यहाँ पे डेल एच नोट माइनस में टी डेल एस नोट इक्वल में माइनस में 2.303 RT log बीटा, ये समीकरण बन जाएगी। इसको साफ कर दें, ठीक है। यहाँ से देखें, ये समीकरण बनने के बाद में आगे देखें इसके अंदर क्या लिखा है। ये बोला कि इस साइड वाले में अब तुम क्या करेंगे, इसमें टी का भाग दे देंगे, उसको एक साइड में इस साइड में, यानी कि माइनस में 2.303 RT log बीटा इक्वल में, आप ये समझ लो इसको इस साइड ले आओ, प्लस में इस साइड ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो आप देखो तो भी क्या आएगा, ये टी डेल एस नोट, यानी इसका माइनस हट जाएगा यहाँ से, और ये चेंज करेंगे, इसका प्लस करेंगे, इसका माइनस करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा डेल एच नोट। इस साइड वाले में टी का भाग दे दो आप, इसमें आ गया, इसमें आ गया, टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ पे टी बच गया, तो हम सीधे इसको ये भी लिख सकते हैं, ये वाला बन गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम लिख देते समीकरण नंबर कितने लिखेंगे, इसको 5 नंबर समीकरण बन गया। अब ये जो 5 नंबर समीकरण है, इससे आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। समीकरण नंबर 5 से यहाँ हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ किसके और किसके पीछे बना देखना, तो ग्राफ बना रखा है इसने 2.303 RT log बीटा एन वर्सेज 1/t, एक तो ये है एक्स एक्सिस पे, और 1/t के रूप में ये वाला, यहाँ से ऊपर 1 मान लेंगे, 1/t इसके बीच में ग्राफ कराना है। तो समीकरण बना देंगे हम y इक्वल टू mx माइनस में mx प्लस में क्या है c। ये देखें एक सीधी लाइन प्राप्त होना, और ये जो y एक्स एक्सिस है इसके साथ मल्टीप्लाई में जो है वो इस क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख दें, एक साइड में है आपका 2.303 RT log बीटा एन, इस साइड में आ जाएगा आपका 1/t। ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे इसके ये जो है इंटरसेप्ट वो रहेगा डेल एस नोट के इक्वल, और ये जो इसका बना है स्लोप, स्लोप किसके इक्वल आएगा, स्लोप
इस अक्ष एक्सिस के साथ जो ये मल्टीप्लाई में है वो साइन सहित क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। यहाँ 1/t क्या है, अक्ष है, क्योंकि ये y और अक्ष एक्सिस के बीच में ग्राफ कर रहे हैं, तो 1/t यानी अक्ष एक्सिस के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे स्लोप होगा। और मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस में डेल एच नोट है। अब साइन लेना है क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ में विथ साइन जो मल्टीप्लाई में होता है वो इसका क्या कहलाएगा, स्लोप है। तो ये यहाँ तक का बन गया। अब ये बोले स्थायी संकुल बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखें। अब ये बोला बीटा एन है आपका, कोई भी एक स्थायी संकुल हो उसके लिए क्या क्या आवश्यक बता रहा है। तो ये बोला जो बीटा एन अभी आपने लिखा था, लिख लो यहाँ पे कि कोई भी एक संकुल है उसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा एन, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, यानी इसका उच्च मान यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड में क्या आएगा, इसके लिए डेल एच यानी एंथैल्पी में चेंज जो रिएक्शन हुई है, कॉम्प्लेक्स बना है इनसे मिलकर, रिएक्शन की जो डेल एच है वो किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। तीसरा आता है इसके लिए डेल एच के अलावा क्या था इसमें, एक था इसमें एंथैल्पी, एंट्रोपी में परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी में परिवर्तन हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अभी देखना ये धनात्मक कैसे होता है, ये मानक अवस्था के लिए इसमें पॉजिटिव देखो। दो थे, दोनों ने मिलकर एक बना लिया। अणुओं की संख्या कम हो रही है, अणु जितने कम होंगे एंट्रोपी उतनी क्या होगी, एंट्रोपी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोले पॉजिटिव आनी चाहिए इसकी वैल्यू। और 4 नंबर पे आते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी नोट है, उसका मान भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये डेल एच नोट डेल जी नोट नेगेटिव में, एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव में, और बीटा एन यानी कि इसका जो स्थायित्व स्थिरांक है, निर्माण स्थिरांक है, इसकी वैल्यू भी किस में, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, उच्च मान इसका होना चाहिए। उसके बाद देखें आगे, इसके अंदर इतना हो गया कंप्लीट। उसके बाद में ये आगे बोल रहा है कि संकुलन की जो प्रक्रिया वो कई स्टेप में होती है। डायरेक्ट तो ये है नहीं कि 4 लिगेंड आए एक साथ में धातु के साथ में आगे जुड़ गए, एक एक करके लिगेंड जुड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप होती है। संकुलन की जो प्रक्रिया है यानी मेटल और लिगेंड से मिलकर के संकुल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संकुलन की प्रक्रिया बोलते हैं। अब संकुलन की जो प्रक्रिया होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी एक एक करके उसमें धातु परमाणु या आयन से लिगेंड है वो एक एक करके स्टेप वाइज जुड़ जाते हैं। प्रत्येक स्टेप का इसमें अलग से क्या होता है, स्थायित्व जो बीटा आयन था ना, प्रत्येक स्टेप का अलग अलग से माना जाएगा। लास्ट में जो पूरी प्रोसेस है, पूरा जो संकुल बना है उसका जो बीटा एन है वो सभी पदों के जो स्थायित्व स्थिरांक हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। योग के बराबर नहीं होगा, गुणनफल के बराबर होता है। देखें इसको, तो संकुलन की अभिक्रिया कई पदों में संकुल होती है, तो संकुलन के लिए निर्माण स्थिरांक बीटा एन का मान विभिन्न पदों के साम्य स्थिरांकों का गुणनफल होता है। तो संकुलन की विक्रिया कई पदों में संपन्न होती है, और संकुलन का जो निर्माण स्थिरांक होता है, साम्यावस्था स्थिरांक होता है, स्थायित्व स्थिरांक होता है बीटा एन, उसका मान सभी पदों के या सभी स्टेप के जो निर्माण स्थिरांक कांस्टेंट है आपके, उन सभी के गुणनफल के बराबर होता है। देखें इसको, सबसे पहले हमने लिया मेटल प्लस में एक एल आपस में जुड़ेंगे, ml बन गया। इसके लिए जो निर्माण स्थिरांक उसको हम Q1 से लिखेंगे, ठीक है, Q1 में लिखेंगे। ये इस पूरी प्रोसेस का क्या है, निर्माण स्थिरांक बीटा एन, तो पूरे का एक साथ में होगा, कॉम्प्लेक्स का वहां लिख देंगे, स्टेप बाय स्टेप में Q1 से लिख देंगे। तो ऊपर आ जाएगा इसमें प्रोडक्ट के लिए, और नीचे लिखा जाएगा इसमें रिएक्टेंट के लिए। हो गया। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में ये नहीं होगा कि एक मेटल और दो लिगेंड, ये है, ये आएगा, साथ में एक लिगेंड और जुड़ेगा, तो ये क्या बना लेगा, Ml2 बना लेगा। अब ये जो दूसरा स्टेप आया है उसके लिए भी एक क्या होगा, साम्यावस्था स्थिरांक होगा, जिसकी वैल्यू हम किससे लिखेंगे, Ml2, और नीचे क्या आएगा, Ml और N, यानी यहाँ प्रोडक्ट है वो ऊपर लिखने हैं और यहाँ वाले रिएक्टेंट है वो नीचे लिखने हैं। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया कि Ml2 है उसमें एक L और जोड़ दिया, तो ये क्या बना रहा है, Ml3 बना रहा है। अब इसका जो निर्माण स्थिरांक है Q3 वो हम लिख देंगे Ml3, और यहाँ पे आ जाएगा Ml2 और ये L, मतलब कि यहाँ पे जितने L है यहाँ उससे एक कम रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
एल एन माइनस वन प्लस में एल, एक की कमी है ना एन होने में, तो एक तो यहाँ से जोड़ रहे हैं हम लिगेंड, तो ये टोटल क्या बना लेगा, एम एल एन बना लेगा। अब इसका जो लिखेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्यू एन से लिख देंगे। क्यू एन किसके इक्वल लिखा जाएगा, तो हम लिख देंगे एम एल एन माइनस वन, तो ये वाला लिखना है एम एल एन, प्रोडक्ट लिखना है, नीचे रिएक्टेंट एम एल एन माइनस वन, और साथ में क्या है इसकी L। ये स्टेप बाई स्टेप क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो लिखेंगे। अब देखें यदि कोई संकुल ऐसा हो जिसमें सिर्फ दो लिगेंड जुड़े हुए तो रिएक्शन यहाँ तक होगी, दो लिगेंड बाई बाई जुड़ के आगे चलेगी नहीं। तो इन दो ही लिगेंड जुड़े हुए हों तो उसका निर्माण स्थिरांक, दो स्टेप मतलब बीटा 2 लिख दिया, किसके इक्वल होगा, इन दोनों स्टेप के जो स्थायित्व स्थिरांक का निर्माण स्थिरांक है उनके गुणनफल के बराबर होता है, Q1 इंटू Q2। अब मान लीजिए हो सकता है उस संकुल में क्या हो, 3 लिगेंड हो, तो ये पहला जुड़ गया, दूसरा जुड़ गया, तीसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा तो यानी तीनों का जो क्या बनेगा, बीटा 3 बनेगा। तो इन तीनों के गुणनफल के बराबर होगा ये Q1 इंटू Q2 इंटू Q3। अब मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स बनना है हमें ओवरऑल, तो हम क्या लिखते हैं कि बारी बारी से एक एक करके तो जुड़ेगा ना लास्ट में, तो इसका जो पूरे संकुल बनने के बाद इसका निर्माण स्थिरांक उसको हम किसे लिखेंगे, बीटा n से लिखेंगे। इसके इक्वल आएगा इन चारों के गुणनफल के योग के बराबर आता है Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 इंटू में क्या चलेगा, यानी यहाँ से आगे वो रिएक्शन होती जाएगी, 4 5 6 आगे n तक चलेंगे, और इसी प्रकार से गुणा में भी आप आगे लिख सकते हो। ये रहेगा आपका कि संकुलन की जो अभिक्रिया वो विभिन्न पदों में संपन्न होती है, और पूरे जो संकुलन की अभिक्रिया के लिए कुल जो टोटल निर्माण स्थिरांक होता है उन सभी पदों के निर्माण स्थिरांक के गुणनफल के बराबर, योग नहीं आएगा यहाँ पे, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद देख लो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, आज के लिए